नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। ये कोई आम क्लास नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपको प्राचीन भारत के इतिहास का वो निचोड़ मिलने वाला है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आप आरओ एरो की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की कर रहे हो, पीईटी की करने वाले हो, या फिर आपकी कोई पीसीएस लेवल की परीक्षा लगी हो, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे ही, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो के पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, वहां पर आप अपना संबंधित एग्जाम से मैसेज कर सकते हैं और आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएंगी, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आपका एग्जाम अच्छे से निकल सके। अगर आप विधिवत नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, और इसके द्वारा आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। फिर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल से, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज हैं। तो अतिराम पक्कम, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, पूरा पाषाण काल का स्थल है। भारत में सबसे प्राचीन हैंड एक्स यानी कि हाथ कुल्हाड़ी यहीं से मिली है। हथनोरा, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है, पूरा पाषाण काल स्थल है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है और अरुण सोनकिया द्वारा यह खोजा गया था। बागोर राजस्थान व आदमगढ़ एमपी में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो यूपी, मध्य पाषाण काल के विंध्य में विश्व में मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? चौपानी मांडो यूपी से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, नवपाषाण काल के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। कृषि, गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व के। कोल्डी हवा, प्रयागराज यूपी से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। बुर्ज होम, गुफकराल, जम्मू कश्मीर, नवपाषाण काल के। गर्तवास, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद, बिहार, नवपाषाण काल के साक्ष्य यहां से मिले हैं। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, विशेषकर हिरण के सींग। पिकली हल, उतनूर, दक्षिण भारत में स्थित है। नवपाषाण काल के यहाँ पर राख के टीले मिले हैं। अब शुरुआत करते हैं थ्योरी से। और मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा था, जिसका उपयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ। प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां आहार राजस्थान, मालवा और जोरबे महाराष्ट्र में स्थित हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन एचडी सांकलिया ने किया था। यहां से सभी प्रकार के अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, लेकिन इसका व्यापक उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार और स्थायी जीवन कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था, जो कि मध्य पाषाण काल में इसके साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और इनकी खोज बीएस वाकड़कर ने की थी। ये चित्र मुख्य रूप से लाल और सफेद रंग में बने हैं। इनमें शिकार, हंटिंग, पशुपालन, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्य दर्शाए गए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट भूवैज्ञानिक हैं। पहले विद्वान थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज पल्लवरम, मद्रास से की थी। मालवा संस्कृति ताम्रपाषाणिक है, अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए जानी जाती है, जबकि इनाम गांव जोरबे संस्कृति एक बड़ी किलेबंद बस्ती थी। पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न, मध्य, जिसके अंतर्गत नेवासा संस्कृति आती है, फिर उच्च, जिसके अंतर्गत ब्लड संस्कृति आती है। सोहन घाटी पाकिस्तान में स्थित है। यहां से पेबुल उपकरण संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चॉपर और चॉपिंग, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबॉक ने 1865 में किया था।
जालौर राजस्थान और बांदा यूपी से मध्य पाषाण कालीन सूक्ष्म पाषाण उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल 17 कंकाल प्राप्त हुए हैं। महदहा से हड्डी के आभूषण और स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अब हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां से काफी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। यहाँ की जो लेटेस्ट अपडेट है वो लोथल गुजरात से है। एएसआई ने 65 वर्ष बाद पुनः खुदाई शुरू की। ताजे उत्खनन में सोने के कण, बांट और बाढ़ से विनाश के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी 2026 के उत्खनन से प्रमाणित है कि राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, लगभग 350 हेक्टेयर। यहां से डीएनए साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा स्थल, नदियां, उत्खननकर्ता और उनकी वर्तमान स्थिति की और उनसे संबंधित प्रमुख साक्ष्यों की। हड़प्पा वर्तमान स्थिति इसकी साहिवाल, मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान में है। रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित था। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। R37 कब्रिस्तान, अन्नागार और शंख का बैल यहां पर मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये लरकाना सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थित था। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। यहां से विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी, पशुपति मुहर और सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की बात करें तो ये अहमदाबाद, गुजरात, भारत में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर SR राव ने 1954 में इसकी खोज की। गोदीबाड़ा डाकयार्ड यहां पर मिला है। चावल के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहर मिली है। युग्म समाधान सती प्रथा के संकेत को दिखाता है। कालीबंगा की बात करें तो हनुमानगढ़ राजस्थान भारत में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की। जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड, कांच की चूड़ियां, भूकंप के साक्ष्य और ऊंट की हड्डियां यहां पर मिली है। सबसे ज्यादा कालीबंगा से संबंधित पूछा जाता है जुते हुए खेत, कांच की चूड़ियां, और पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर। और इसके अलावा कई बार पूछा गया है कि कौन से राज्य में स्थित है, वर्तमान स्थिति क्या है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान भारत में स्थित है। चौंदड़ो नवाब शाह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। NG मजूमदार ने इसकी खोज की है। मनके बनाने का कारखाना बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दुर्ग रहित नगर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पदचिन्ह भी मिलते हैं चौंदड़ों से। धौलावीरा की बात करें तो कच्छ गुजरात में स्थित है, भारत में। लूनी नदी कच्छ में जो गायब हो जाती है उसके किनारे यह स्थल है। JP जोशी और RS बिष्ट ने इसका खनन किया। नगर 3 भागों में विभक्त था। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड भी यहां पर मिलता है। बनावली की बात करें तो फतेहाबाद हरियाणा भारत में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे था। RS बिष्ट ने इसकी खोज की। मिट्टी का हल यहां से मिलता है। उत्तम किस्म का जौ भी मिलता है। सुत्तकोटदा कच्छ गुजरात में स्थित है, भारत में। JP जोशी ने इसकी खोज की है। घोड़े की हड्डियां और कलश समाधान भी यहां पर मिले हैं। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन यानी कि ब्रॉन्ज एज और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1924 में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। इस सभ्यता की नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। पक्की ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। अपवाद लोथल, जहां दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। सनौली बागपत यूपी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जहां से 116 से अधिक मानव समाधान और तांबे के रथ मिले हैं। और यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंधु समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। मात्र देवी की बहुतायत में मूर्तियां यहां पर मिली है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। यहां लोहे, तलवार और शेर का कोई साक्ष्य या ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। मोहरों पर गाय और घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। सिंधु घाटी का व्यापार हड़प्पावासी तांबा, खेतड़ी राजस्थान और ओमान से मंगाते थे। टिन और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। हड़प्पावासी लार्जवर्थ मणि, लापिस लजूली का आयात वदखांसा अफगानिस्तान और सोना कोलार कर्नाटक से करते थे। तो जो सोना का जो आयात है वो कहाँ से करते थे?
कोलार कर्नाटक से करते थे। वैसे ये लाइन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए मेहलुआ, बहरीन के लिए दिलमुन और ओमान के लिए मकान शब्द का प्रयोग हुआ है। हड़प्पावासी कपास उगाने वाले विश्व के प्रथम लोग थे। यूनानी इसे सिंडन कहते थे। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, सरसों और तिल था। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, याद रखिएगा, जिसे दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के बांट मुख्यतः चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे। ये घनाकार होते थे। तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। शवाधान प्रथाएं। हड़प्पा में शवों को दफनाने के R37 कब्रिस्तान से, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों के आंशिक रूप से जलाने की प्रथा थी। लोथल से 3 युग्म समाधान भी मिले हैं। कालीबंगा से एक पल्ले वाले दरवाजे, अलंकृत ईंटें और शैल चिकित्सा खोपड़ी में छेद वाले बालक का कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। चौंदड़ो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है जहां कोई दुर्ग नहीं था। यहां से स्याही की दवात यानी कि इंक पॉट और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। तो चौंदड़ो से एक ऐसा स्थल है जहां से कोई दुर्ग नहीं मिला है। सिंधु नगर का अर्थ है सिंधु सभ्यता का नगर। यहां से स्याही की दवात यानी कि इंक पॉट और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। दैमाबाद की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहां से तांबे का रथ चलाते हुए मनुष्य की ठोस आकृति मिली है। आलमगीरपुर यह आपका मेरठ यूपी में स्थित है। हिंडन नदी के पास में यमुना के सहायक जो है के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यहां से मुहरें प्राप्त नहीं हुई हैं। पतन के सिद्धांत की बात करें, बाण मैके जो पतन का सिद्धांत है सिंधु घाटी सभ्यता का, बाण माना है मैके ने, जॉन मार्शल ने, SR राव ने। आर्यों का आक्रमण माना है गार्डन चाइल्ड ने और व्हीलर ने। जलवायु परिवर्तन माना है आरएल और स्टाइन ने। भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा 2021 में घोषित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला पहला स्थल रोपड़ था जो कि पंजाब में है। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान H का संबंध सिंधु सभ्यता के पतन काल से है। अब बात कर लेते हैं वैदिक काल की, वैदिक पीरियड की। 1500 BC से 600 BC तक ये देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक नदियां, उनके आधुनिक नाम। वितस्ता का झेलम है, अस्कनी का चिनाब है, परुष्णी का रावी है, विपाशा का व्यास है, शतद्रु का सतलज है, सदानीरा का गंडक है, कुबा का काबुल है, दृशदुति का चौतंग या घग्गर है, गोमती का गोमल है, सुवास्तु का स्वात है। आर्यों के मूल निवास के बारे में सबसे मान्य सिद्धांत मैक्स मूलर का है। मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक उत्तरी ध्रुव और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत माना है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल रचयिता विश्वामित्र हैं इसके, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य यानी कि सविता को समर्पित है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। दशराग युद्ध की बात करें तो यह युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। ये भरत वंश के राजा सुदास, वशिष्ठ पुरोहित और 10 अन्य कबीलों विश्वामित्र पुरोहित के बीच पर्शनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दशराग युद्ध के बारे में। बैटल ऑफ 10 किंग है ना, तो 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है इसको। यह युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। यह भरत वंश के राजा सुदास, जिनके पुरोहित का नाम वशिष्ठ था, और 10 अन्य कबीलों विश्वामित्र पुरोहित थे जिनके के बीच परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी तमा कही जाती थी, जबकि सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है, और इनको 250 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि 200 सूक्त समर्पित हैं, और वरुण ऋतस्य गोपा नैतिक व्यवस्था के रक्षक माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टिकर्ता सर्वोच्च देवता हो गए। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें प्रजापति, जिनको सृष्टिकर्ता कहा जाता है, वो सर्वोच्च देवता हो गए।
वैदिक शब्द और उनके अर्थ। सीता क्या है? हल से बनी नालियां। लांगल क्या है? हल है। करिश क्या है? गोबर की खाद है। और तछण क्या है? बढ़ई है। राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं सभा, समिति और विदत हुआ करती थीं, जो सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। गाय को अघन्या कहा गया, यानी कि जो ना मारे जाने योग्य है। गविष्टि का अर्थ गायों की खोज युद्ध था। विदुषी महिलाओं की बात करें तो ऋग्वेद काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्ववरा जैसी विदुषियों ने ऋचाओं की रचना की। इस काल में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद, इसका प्रसिद्ध दार्शनिक वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई। प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा यूपी से है। इसे कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का जो है में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई और पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहला उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, ओरिजिन ऑफ किंगशिप। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता के संवाद कंठोपनिषद में है। पहली बार चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का वर्णन है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग रचे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त यास्क द्वारा रचित है। छंद और ज्योतिष। विवाह के प्रकार की अगर बात करें तो स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। एक तो आपका अनुलोम विवाह है, जो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है। और दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष। समाज में प्रचलित है। 8 प्रकार के विवाह अलग हैं। 8 विवाह प्रकारों की अगर बात करें तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ, रथ दौड़ राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए और राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किए जाते थे। प्रशासन में 12 रत्न होते थे, जैसे भागदुग, कर संग्रहकर्ता, संग्रहित्री, कोषाध्यक्ष, सूत, रथकार और गोविकर्तन जंगल का प्रधान होता था। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल, जबकि 1 और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं, जो वनस्पति के देवता माने जाते हैं। वैदिक काल में अमाजु उन स्त्रियों को कहा जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन गोत्र प्रथा की पूर्ण स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान स्वर्ण आभूषण थे, जो बाद में मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने लगे। अब हम बात करेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य की। प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियां। मगध की राजधानी राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये। अंग की राजधानी चंपा थी, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कुशावती थी। शासक प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। वत्स की बात करें तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। शासक उदयन भास्कृत स्वप्नावास वदतम का नायक। अवंती उज्जैन उत्तरी और महेशमती दक्षिणी की राजधानी थी। शासक चंड प्रद्योत थे। लौह अयस्क की खानें थी यहाँ पर। अश्मक की बात करें तो पोतन यानी कि पोटली। दक्षिण भारत गोदावरी तट में स्थित एकमात्र महाजनपद है ये। वज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली थी। 8 कुलों का संघ था ये। विश्व का पहला गणतंत्र था। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर पावा इसकी राजधानी थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर। यहीं बुद्ध और महावीर को निर्माण मिला। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यमुना तट पर स्थित है। यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था। संस्थापक बिंबिसार उपाधि
ऋणिक थी। बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध और अवंती नरेश प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबसार ने तीन प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार किया। कोसला देवी कौशल, चेलना वैशाली और क्षेमा मद्र। कोसला देवी से विवाह पर उसे काशी गांव दहेज में मिला था। हर एक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अजात शत्रु कुड़िक ने बिंबिसार को मारा। अजात शत्रु ने वज्र संघ को जीतने के लिए महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे नए हथियारों का प्रयोग किया है। अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह हुई। इसका पुत्र उदयन ने गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी बनाई। शिशुनाग वंश के कालाशोक काकवर्ण के समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। उपाधि इसकी एकराट थी। सर्व छत्रांतक था। द्वितीय परशुराम कहलाया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इसने कलिंग में नहर बनवाई थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसके अपार धन का उल्लेख तमिल कवि मामूल नार और चीनी यात्री वेनसांग ने किया है। सिकंदर के आक्रमण की बात करें तो 326 बीसी में होता है। धनानंद के समय सिकंदर भारत आया। हाई डेस्पीज का युद्ध, बितस्ता झेलम का युद्ध जो कहलाता है, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ, जिसमें पोरस की बहादुरी देख सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्बी था, जिसने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने भारत में दो नगर बसाए, बौकेफला अपने घोड़े के नाम पर और निकाया पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं और महापद्मनंद के समकालीन और उनके मित्र थे। अवंती का शासक चंड प्रद्योत था। पीलिया रोग से ग्रसित था, जिसका इलाज बिंबसार के राजवैद्य जीवक ने किया था। जीवक की माता का नाम सालावती, जो कि एक नगर वधू थी। महाकवि भाष द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्तम में वत्स नरेश उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। उदयन बुद्ध का समकालीन था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। यह अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अब हम बात करेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म की। सबसे पहले देख लेते हैं 4 बौद्ध संगीतियों को। इसकी एक ट्रिक है, रवा पकु अका अक। रा से आपका राजगिरी होती है, वा से वैशाली होती है, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। अका अक का अर्थ है आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक अशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। ये शासक के नाम है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी राजगृह में होती है। शासक उस समय अजात शत्रु होता है हर्यक वंश का, और अध्यक्ष है महाकश्यप इस संगीति का। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है इसमें। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी वैशाली में होती है। कालाशोक उस समय शासन करता है शिशुनाग वंश का, और सभा कामी इसका अध्यक्ष होता है। बौद्ध संघ महासांघिक और स्थविरवाद में बटा। तृतीय बौद्ध संगीति 250 बीसी में होती है पाटलिपुत्र में। अशोक मौर्य वंश का शासक होता है। मोगली पुत्र तिस्त इसकी अध्यक्षता करते हैं। अभिधम्म पिटक जोड़ा गया दार्शनिक जो भाग है बौद्ध धर्म का। चतुर्थ संगीति की बात करें तो 1st सेंचुरी एडी में होती है कुंडलवन में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। जो धर्म है बौद्ध धर्म, वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो बौद्ध संगीतियां कंप्लीट होती हैं। अब हम बढ़ेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीकों के बारे में। प्रथम ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक वृषभ बैल है। द्वितीय अजितनाथ थे, इनका हाथी है। तृतीय संभवनाथ थे, इनका अश्व है। 22वें अरिष्टनेमी थे, जिनका शंख है। और 23वें पार्श्वनाथ थे, जिनका सर्प है। और 24वें महावीर स्वामी है, जिनका प्रतीक सिंह है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म के 24 में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव, अजितनाथ, अविनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। महावीर जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और महावीर को ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कि कैवल्य मिला था।
प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व हुआ। कहां पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। और ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान यानी कि कैबल्य की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। कौन सी भाषा में? प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन दर्शन स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम है और भगवती सूत्र में महावीर का जीवन व 16 महाजनपदों का वर्णन है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अध्यक्ष स्थूलभद्र होता है। यहाँ धर्म श्वेतांबर सफेद वस्त्र और दिगंबर नग्न में बटा। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में होती है। 512 ईस्वी में अध्यक्ष होता है क्षमा श्रमण। संलेखना विधि क्या है? उपवास द्वारा शरीर त्यागना। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में इसी से प्राण त्यागे थे। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। गृह त्याग की घटना इनकी कहलाई महाभिनिष्क्रमण। प्रतीक था घोड़ा और सारथी था छन्ना। ज्ञान बोध गया निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। और मृत्यु इनकी होती है कुशीनगर में, जिसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये सारी तथ्य जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हजारों बार पूछे जाएंगे। तो याद रखिए, तैयार रखिए, परीक्षा में प्रश्न इन्हीं से सभी से मिलकर आएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में पाली भाषा में दिए थे। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। प्रतित्य समुत्पाद क्या है? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत। 4 आर्य सत्य हैं। दुख है तो दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। यानी कि दुख निरोध का एक रास्ता है, वो अष्टांगिक मार्ग से होकर जाता है। त्रिपिटक की बात करें तो सुत्त पिटक उपदेश है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक में संघ के नियम है। तो सुत्त पिटक में बौद्ध जो महात्मा बुद्ध हैं उनके उपदेश हैं। विनय पिटक में संघ के नियम है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। एक तो है दिग्घ, दूसरा है मंझिम, तीसरा है संयुक्त, चौथा है अंगुत्तर और 5वां है खुद्दक। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की बात करें तो संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। वर्षा ऋतु के अंत में भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का समारोह पवारना कहलाता था। बौद्ध धर्म में शून्यवाद माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जबकि विज्ञानवाद योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ असंग थे। बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, कुमारगुप्त, विक्रमशिला, धर्मपाल, उदंतपुरी गोपाल और वल्लभी गुजरात भट्टाक। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी और उसने अपना आम्रकानन आम का बगीचा संघ को दान कर दिया। बुद्ध ने वैशाली में ही आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, जहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। 322 बीसी से 185 बीसी इसका शासनकाल रहता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों से, मेजर रॉक एडिक्ट्स, जहां पर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा और उत्सवों पर रोक लगाई गई। द्वितीय शिलालेख है, मनुष्य व पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई। चोल, चेर, पांड्य, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। 8वां शिलालेख अशोक की धम्म यात्राओं बोध गया की यात्रा का वर्णन करता है। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है। 13वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख है, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कलिंग युद्ध 261 बीसी का यहां पर वर्णन मिलता है। हृदय परिवर्तन की बात लिखी है और 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी यहीं पर मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंकता है। यूनानी लेखकों ने इसे सेंड्रोकोट्टस कहा है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है।
चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में रचित है, 15 अधिकरणों में बटा है, राजनीति प्रशासन का ग्रंथ है। इसमें सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र और दासों के 9 प्रकार बताए गए हैं। मेगस्थनीज की इंडिका की बात करें तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। एक तो दार्शनिक समाज है, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक और छठा है मंत्री में बांटा और कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मेगस्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। बिंदुसार अमित्र घात की बात करें तो इसने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो बिंदुसार को आमित्र घात कहा जाता है। अशोक 269 बीसी मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। अन्यत्र इसे देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टिफेनथेलर ने की थी, जबकि इन्हें पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। रुम्मेनदेई अभिलेख नेपाल सबसे छोटा स्तंभ लेख है, जो करों में छूट, बलि और भाग 1/8 करने से संबंधित है। भाब्रू अभिलेख राजस्थान में स्थित है और ये अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता है और त्रिरत्न में विश्वास जताता है। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था। शीर्ष 18 अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। जैसे अभी जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। वैसे ही मौर्य प्रशासन में 18 अधिकारी होते थे, जो सबसे बड़े वो क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते हैं। समाहर्ता और सन्निधाता प्रमुख थे। तो समाहर्ता जो था वो राजस्व का प्रमुख था, टैक्स कलेक्टर था, और सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष हुआ करता था। अशोक के तीसरे शिलालेख में 3 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख है। युक्त, रज्जुक। रज्जुक जो है न्याय और राजस्व देखता था, और प्रादेशिक। 27 अध्यक्ष होते थे। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि, पणयाध्यक्ष व्यापार, लक्षणाध्यक्ष टकसाल और पौतवा अध्यक्ष माप तौल देखता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक तो था धर्मस्थीय जो दीवानी मामले देखता था और इसका न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था, और दूसरा था कंटक शोधन, फौजदारी मामले देखता था और इसका न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली संस्था एक जगह रहने वाले और संचार घूमने वालों में बटी थी। इन्हें अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य काल की मुख्य मुद्रा पण या करशापण थी। चांदी का सिक्का। कर की बात करें तो बलि धार्मिक कर था और आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार सड़कों पर कीचड़ फैलाने या गंदगी करने पर पंक ओदक सन्निरोधे नामक जुर्माना लगाया जाता था। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। सम्राट अशोक की पत्नियों में असिंधमित्रा, महादेवी, पद्मावती और कारुआकी का उल्लेख मिलता है। कारुआकी का उल्लेख रानी के अभिलेख प्रयाग कौशाम्बी में है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में की थी। अब हम बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश का राजा था। इसके अयोध्या के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुरोहित पतंजलि थे इनके। शुंग काल में सांची स्तूप की पाषाण वेदिका और भरहुत स्तूप का निर्माण पूरा हुआ। भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलिओडोरस आया, जिसने विदिशा में गरुण स्तंभ भागवत धर्म स्थापित किया। सातवाहन वंश की बात करें तो संस्थापक इसका सिमुख था। इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्धों की भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की। तो इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा शुरू की। नानाघाट अभिलेख से पहला साक्ष्य मिलता है। सातवाहनों ने भारत में सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए। सातवाहन समाज में माताओं के नाम को महत्व दिया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि माता का नाम पहले आता था।
नासिक अभिलेख इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने बनवाया था, जिसमें उसे अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का नाश करने वाला कहा गया है। विदेशी आक्रमण का क्रम हिंद, यवन, शक, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। हिंद यवन की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और सिक्कों पर राजाओं के नाम चित्र छापने की शुरुआत की। राजा मिनांडर मिलिंद और नागसेन का संबंध मिलिंद पन्नों में वर्णित है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम, इसका जूनागढ़ अभिलेख गुजरात विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला और सबसे बड़ा अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन है। कुषाण वंश संस्थापक कुजुल फड़फिसेस बिम कडफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां छपी थी। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे महान कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। इसके दरबार में अश्वघोष, बुद्धचरित, वसुमित्र और नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता और चरक रहते थे। कुषाण काल में मूर्तिकला की गांधार शैली और मथुरा शैली का चरम विकास हुआ। गांधार कला नीले धूसर पत्थर यथार्थवादी और यूनानी प्रभाव वाली है, जबकि मथुरा कला लाल बलुआ पत्थर स्वदेशी और आदर्शवादी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखित यह पुस्तक पहली सदी के भारतीय बंदरगाहों और रोमन व्यापार मसाले मलमल का विस्तृत वर्णन करती है। अरिमेडू पुदुचेरी, यहां से रोमन सिक्के और रोमन बर्तन एम्फोरा शराब के बर्तन मिले हैं, जो भूमध्य सागरीय व्यापार का प्रमुख साक्ष्य है। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की 319 एडी से 540 एडी। उपरिक गुप्तकालीन प्रशासन व भूमि प्रकार देख लेते हैं। शब्द हैं और उनके अर्थ और कार्य दिए गए हैं। उपरिक क्या करता था? प्रांत या भुक्ति का राज्यपाल होता था। विषयपति क्या था? जिले या विषय का प्रमुख होता था। तो जिले को क्या कहते थे? विषय कहते थे। उसके प्रमुख को विषयपति कहते थे। संध विग्रही क्या? युद्ध और शांति का मंत्री था। भाग क्या है? राजा का भूमि कर भाग कहलाता था और यह उपज का 1/6 होता था। उद्रंग क्या है? स्थायी कृषकों पर लगने वाला कर है। विष्टि क्या है? बेगार या बलात् श्रम कर का एक रूप है। क्षेत्र क्या है? खेती योग्य भूमि है। और खिला या अपरहत क्या है? बंजर या बिना जोती गई जंगली भूमि है। वास्तु क्या है? निवास योग्य भूमि है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी से विवाह कर 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। समुद्रगुप्त की बात करें तो B.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। आर्यावर्त के 9 और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें तो शकों रुद्र सिंह तृतीय को हराकर शकारी की उपाधि ली और चांदी के सिक्के रुपयक चलाए। चीनी यात्री फयान इसी के समय आया था। फयान के विवरण फोक्योकी के अनुसार मध्य देश गुप्त साम्राज्य के लोग शांत प्रिय थे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे और लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फयान ने राजा का नाम नहीं लिखा है। तो फयान का जो विवरण है वो कौन सी किताब है? वो है फोक्योकी, और उसमें उसने गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा है कि लोग शांत प्रिय थे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे और लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फयान ने अपनी इस किताब में, इस वृत्तांत में, इस विवरण में राजा का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित जो है, अपनी जंगरोधी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी जो एक चिकित्सक थे, बारामिहिर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर और बरुरुचि। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, इसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी है। स्कंदगुप्त की बात करें तो इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ, जिन्हें इसने बुरी तरह से हराया। यह जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर यूपी में। इसके सौराष्ट्र गवर्नर के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के
जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी की सती होने का वर्णन है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। पंचायतन शैली, चार छोटे मंदिर एक प्रमुख मंदिर के चारों ओर जब होते थे तो वो पंचायतन शैली कहलाता था। तो जो एक प्रमुख मंदिर है और उसके चारों ओर चार छोटे मंदिर हैं, तो ये क्या है? ये पंचायतन शैली है। प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर की बात करें तो देवगढ़ झांसी यूपी का दशावतार मंदिर, भीतरगांव कानपुर यूपी का ईंटों से बना मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। गुप्त काल में व्यापारिक श्रेणियों का बड़ा महत्व था। कारवां के नेता को सार्थवाह, मुख्य बैंकर को श्रेष्ठिन और मुख्य कारीगर को प्रथम कुलिक कहा जाता था। अजंता की गुफाओं में गुफा 16 से मरणासन राजकुमारी और गुफा 17 चित्रकला गुप्तकालीन है। यहाँ फ्रेस्को गीली सतह पर और टेम्पेरा सूखी सतह पर दोनों तकनीकों का प्रयोग हुआ है। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान अग्रहार कहलाता था। गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी कानूनी पहले बार स्पष्ट रूप से अलग किए गए। बृहस्पति और नारद स्मृतियों में इनका वर्णन मिलता है। अब हम बात करेंगे हर्ष, संगम युग और दक्षिण भारत की, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संगम साहित्य के त्रिणयी क्या होते हैं? भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो संगम में कविताओं में प्रेम और जीवन को 5 भौगोलिक क्षेत्रों यानी कि त्रिणयी में बांटा गया है। प्रत्येक त्रिणयी का एक विशिष्ट व्यवसाय और प्रमुख देवता होता है और अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन जाता है अगर प्रश्न पत्र कठिन बनाना हो तो। कुरुंजी एक त्रिणयी क्षेत्र है और ये भौगोलिक स्थिति पहाड़ी क्षेत्र को दर्शाता है और इसका प्रमुख व्यवसाय शिकार और शहद एकत्र करना है। प्रमुख देवता इसके मुर्गुन है। दूसरा है मुल्लई, जंगल और चारागाह इससे संबंधित है। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। मेयोन विष्णु। मरुदम उपजाऊ कृषि भूमि, खेती, इंद्र। नेदल की बात की जाए तो तटीय क्षेत्र जो कोस्टल एरिया होता है, मछली पकड़ना व नमक बनाना, वरुण इसके देवता हैं। पालय सूखा रेगिस्तान आपका भौगोलिक क्षेत्र है इनका। लूटपाट प्रमुख व्यवसाय है और कोरवई दुर्गा इनकी प्रमुख देवता हैं या देवी हैं। बात करते हैं वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश का प्रतापी शासक हर्षवर्धन था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष ने 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट था। अब इसकी जो रचनाएं हैं वो भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। इसने हर्षचरित लिखी, कादंबरी लिखी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय भारत आया था। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया था कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम सी यूकी है। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा, शाहजहांपुर और मधुबन ताम्रपत्र अभिलेखों से उसके प्रशासन और भूमिदान की सटीक जानकारी मिलती है। हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इसकी जानकारी पुलकेशिन के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से मिलती है। संगम युग की अगर बात करें तो संगम का अर्थ है तमिल कवियों या विद्वानों की सभा। 3 संगम सभाएं पांड राजाओं मदुरै के संरक्षण में हुई। चोलों का प्रतीक बाघ था। चेर का धनुष था और पांड्यों की मछली थी। तो जो संगम काल में जो राज्य थे तो चोलों का प्रतीक क्या था? बाघ था, चेर का धनुष था और पांड्यों की मछली थी। प्रथम संगम यानी कि प्रथम सभा मदुरै में होती है। अध्यक्ष होते हैं अगस्त ऋषि और इसका कोई ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में होती है, अलवई में। अध्यक्ष होते हैं अगस्त और तोलक्कापियम एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है इस संगम का। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में होता है। अध्यक्ष इसके नक्कीरर होते हैं और अधिकांश संगम साहित्य एटुट तौगय पत्तू पाट्टू की रचना यही हुई है। प्रमुख संगम महाकाव्य अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं।
तोलक्कापियर द्वारा रचित यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल द्वारा रचित है। इसका अर्थ नुपुर की कहानी है। कोवलन और कड़ग्गी की प्रेम कथा है इसमें। इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। मणिमेकलई शितलय सत्यनार द्वारा रचित यह बौद्ध धर्म से प्रभावित महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि तिरुत्तुक देवर द्वारा रचित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। तिरुक्कुरल की बात करें तो तिरुवल्लूर द्वारा रचित इस ग्रंथ को तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है और पंचम वेद भी कहा जाता है। ये राजनीति, अर्थशास्त्र और नैतिकता का महान ग्रंथ है। कौन सा? तिरुक्कुरल। और यह तिरुवल्लुर द्वारा रचित है। संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम थे। पांड्य साम्राज्य का कोरकई बंदरगाह अपने मोतियों के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध था। पल्लव वंश की अगर बात करें तो राजधानी इनकी कांचीपुरम थी। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों एकाश्म का निर्माण कराया और नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर बनवाया है। कई बार कैलाशनाथ मंदिर के बारे में पूछा है कि किसने बनवाया है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका नाम राज सिंह था, उसने बनवाया था कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। राजधानी इसकी मान्यखेत थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का विश्व प्रसिद्ध राककट कैलाश मंदिर बनवाया। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कैलाश मंदिर जो है आपका वो किसके वंश के शासनकाल में बना है? तो राष्ट्रकूट के वंश के शासनकाल में बना है और जो राजा था उस समय वो था कृष्ण प्रथम। पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर बनवाया गया ये मंदिर। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कविराज मार्ग लिखी है। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल बंगाल के जो थे, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच 200 वर्ष तक लगभग संघर्ष चला और अंततः गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए। चोल साम्राज्य की बात करें तो ये स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में ग्राम सभा की चुनाव प्रक्रिया, कूड़ा बोलाई प्रणाली, लॉटरी सिस्टम की विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल प्रशासन में समितियां वारियम कहलाती थी। एरी वारियम तालाब समिति होती थी, पोन वारियम स्वर्ण समिति होती थी और तोटा वारियम उद्यान समिति प्रमुख थी। चोल काल में भू राजस्व को कदमई और कुडिमई कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। राजराज प्रथम, इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया। राजेंद्र प्रथम, इसने गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और श्री विजय साम्राज्य मलेशिया इंडोनेशिया पर नौसैनिक हमला किया था। चोल काल की नटराज की कांस्य मूर्ति शिवकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोलों की मजबूत नौसेना थी। दक्षिण भारत में शैव संतों को नायरनार कहा गया और ये कुल 63 थे और वैष्णव संतों को अलवार कहा गया और ये कुल 12 थे। अब हम देखेंगे विविध साहित्य, दर्शन और वास्तुकला से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जो आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न बन के आते हैं। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारतीय साहित्य और उनके लेखक से। अष्टाध्यायी बहुत परीक्षा में पूछी जाती है। इसके लेखक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश के विनाश की जासूसी कथा इसमें मिलती है। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी शूद्रक इसके रचनाकार हैं और एक गरीब ब्राह्मण यानी कि चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा इसमें है। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा बहुत पहले पूछी जाती थी, अब कम पूछी जाती है, लेकिन हो सकता है अब दोबारा पूछी जाने लगे। एक कूलिंग पीरियड इसका निकल गया है। पशु पक्षियों की कहानियों द्वारा नीति उपदेश गुप्त काल में। किरातार्जुनियम भारवी की रचना है। शिव किरात और अर्जुन का युद्ध इसमें देखने को मिलता है। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। 10 राजकुमारों के साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। हिंदी कानून उत्तराधिकार याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है ये। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। भारत का प्रथम प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है ये।
आर्यभट्टीय आर्यभट्ट की रचना है। शून्य और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना इसी में बताया गया है। वृहत संहिता बारामीर की रचना है। खगोल विज्ञान, वास्तुकला और ज्योतिष पर ये बात करती है। अब हम बात कर लेते हैं षड दर्शन की, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो जो भारत के 6 दर्शन है, षड दर्शन है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। सांख्य, कपिल इसके प्रवर्तक हैं और सबसे प्राचीन प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद है। योग, पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं। शारीरिक मानसिक नियंत्रण द्वारा मोक्ष, अष्टांग योग की ये बात करते हैं। न्याय दर्शन गौतम का है और ये तर्क और ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। वैशेषिक कणाद और उलूक की रचना है। ठीक है, कौन है प्रवर्तक इसके? वैशेषिक जो दर्शन है उसके कणाद और उलूक है। ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है, परमाणुवाद की बात करते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी का दर्शन है और वेदों के कर्मकांडों की व्याख्या और बचाव करते हैं ये। उत्तर मीमांसा जो वेदांत की बात करती है, बाद रामायण की है, रायण की है और उपनिषदों का ये दर्शन है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद इसी का भाग है। भारत में मंदिरों की 3 प्रमुख वास्तुकला शैलियां हैं। एक तो है नागर, जो नॉर्थ इंडिया में होती है, वो शिखराकार होती है, यानी कि ऊंचे शिखर होते हैं। दूसरी है द्रिवण, विमान गोपुरम इसमें होता है। और आती है फिर तीसरी वेसर, जो दोनों के मिश्रण से बनती है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों द्वारा नागर शैली में निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। पंचायत शैली यहाँ प्रमुख है, मुख्यतः हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। प्राचीन काल के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ था, जो भरूच में है। शोपारा और कल्याण। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, बंगाल सबसे व्यस्त थे। सुश्रुत कौन है? गुप्त काल के शल्य चिकित्सक थे और प्लास्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। चरक की बात करें तो कुषाण काल के ये चिकित्सक हैं और चरक संहिता के लेखक हैं। शंकराचार्य की बात करें तो ये 8वीं सदी में आए और इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। श्रृंगेरी दक्षिण में, गोवर्धनपुरी पूर्व में और शारदा द्वारका पश्चिम में और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तर में। रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्होंने विशिष्टाद्वैत की बात करी, क्वालिफाइड मोनिज्म की बात करी। माधवाचार्य ने द्वैतावाद की बात करी, द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत की बात करी, यानी कि शुद्ध द्वैत का सिद्धांत दिया। बामियान अफगानिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में पहाड़ को काटकर बनाकर जो बुद्ध की विशाल मूर्तियां स्थापित करी गई थी, गांधार शैली जिसको कहा गया, उसे तालिबान ने नष्ट कर दिया है। वर्तमान में वहां पर सिर्फ आप गड्ढे देख पाएंगे। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बामियान अफगानिस्तान की बुद्ध की मूर्तियां। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है और यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक साथ मिलती हैं। गुफा 1 से 12 बौद्धों की है, 13 से 29 हिंदुओं की हैं और 30 से 34 जैनों की है। अजंता में केवल बौद्ध धर्म, विशेषकर जातक कथाओं के चित्र हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों के समय बनी और यहाँ की त्रिमूर्ति शिव महेश मूर्ति की रॉक कट मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। स्वप्नावासवदत्तम महाकवि भास का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा है। गॉड वहो की बात करें तो नामक प्राकृत काव्य वाकपति द्वारा लिखा गया, जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के विजय अभियानों का वर्णन है। लीलावती की बात करें तो 12वीं सदी में भास्कराचार्य, जो भास्कर द्वितीय थे, द्वारा रचित ये पुस्तक बीज गणित और गणित का महान ग्रंथ है। अकबर के काल में फैजी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो लीलावती क्या है? बीज गणित और गणित की एक महान किताब है। किसके द्वारा रचित है? भास्कराचार्य द्वारा। स्मृतियों की बात करें तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति है। विलियम जोन्स ने सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ए कोड ऑफ जेनेटोलॉज। चारवाक दर्शन, ठीक है, क्या है? चारवाक दर्शन लोकायत भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन है। ये वेदों और पुनर्जन्म को नहीं मानता है। ये कहता है भाई एंजॉय करो, ठीक है, क्या है?
चारवाक दर्शन कहता है कि अभी जी लो। ठीक है। अमर कोश चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह द्वारा रचित यह संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणिक शब्दकोश है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली ने वल्लभी गुजरात हीनयान बौद्ध शाखा का प्रमुख केंद्र था, जबकि नालंदा महायान शाखा का। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष एवं अन्य अति महत्वपूर्ण तथ्यों की। प्रागैतिहासिक काल स्थल यूपी में प्रतापगढ़ यूपी में स्थित सराय नहार राय है। महदहा और दमदमा है, ये मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। दमदमा से 41 समाधान, जिसमें 5 युग्म और एक त्रिक मिले हैं। सिंधु स्थल की बात करें तो सहारनपुर में स्थित हुलास और मुजफ्फरनगर में स्थित मांडी उत्तर प्रदेश के प्रमुख परवर्ती हड़प्पा स्थल हैं। वैदिक नदियों की बात करें तो प्राचीन गोमती नदी को वर्तमान में गोमल, सुवास्तु को स्वात और दृश्यद्वती को चौतंग घग्गर के नाम से जाना जाता है। मिलान वाले प्रश्नों में ये पूछे जाते हैं। वैदिक शब्दावली की बात करें तो राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, कुलप परिवार का मुखिया होता था और ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। छांदोग्य उपनिषद में इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। केवल 3 आश्रमों की ये बात करता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। विधेय माधव की कथा सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित इस कथा के अनुसार आर्यों का विस्तार पूर्व दिशा में सदा नीरा गंडक नदी तक हो गया था। महाजनपद काल पांचाल महाजनपद 2 भागों में बटा था। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिक्षेत्र बरेली क्षेत्र में थी, और दूसरा था दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल्य वर्तमान फर्रुखाबाद क्षेत्र में थी। महाजनपद काल का एक और तथ्य है कि कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली, मेरठ और मल्ल महाजनपद की राजधानियां कुशीनगर व पावा थी। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड की राजधानी सुक्तिमती थी, जहां का शासक शिशुपाल था। बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक जन्म, कमल व सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, और प्रथम उपदेश दिया तो उसको चक्र से प्रदर्शित किया, निर्वाण पद चिन्ह से प्रदर्शित है और मृत्यु स्तूप से प्रदर्शित है। तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक की बात करें तो जन्म जो है वो कमल और सांड से प्रदर्शित है, गृह त्याग घोड़ा से प्रदर्शित है, ज्ञान जो है वो पीपल यानी कि बोधि वृक्ष से प्रदर्शित है, प्रथम उपदेश चक्र से प्रदर्शित है जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, निर्माण पद चिन्ह से प्रदर्शित है और मृत्यु जो है वो स्तूप से प्रदर्शित है। बौद्ध धर्म बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताए और अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताया था। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो मक्खली गौशाल महावीर के पूर्व शिष्य ने आजीवक संप्रदाय नियतिवाद की स्थापना की। यह संप्रदाय मानता था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी कि नियतिवाद, फैटलिज्म। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन आगम। अशोक के शिलालेख यूपी की बात करें तो गोरखपुर में स्थित सौ गौरा ताम्र पत्र अभिलेख से अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्तंभ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा हरियाणा से और मेरठ यूपी को दिल्ली मंगवाकर स्थापित किया था। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने वाले का वर्णन है। मौर्य प्रशासन में सीता शब्द का प्रयोग राजकीय यानी कि सरकारी भूमि से प्राप्त राजस्व के लिए होता था। मौर्य प्रशासन रूपदर्शक सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी था। तो रूपदर्शक क्या था? वो सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी था। मौर्योत्तर काल में कुषाण काल में मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क लिखा है। मौर्योत्तर काल में एक और बात होती है कि सातवाहन काल की अमरावती वास्तुकला में बुद्ध को प्रतीकों, कमल पद चिन्ह और मानव रूप दोनों में दर्शाया गया है। संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। गुप्त काल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभलेख में स्कंद गुप्त द्वारा हूणों और पुष्यमित्रों को हराने का विस्तृत वर्णन मिलता है। गुप्त काल एटा जिले में स्थित बिलसद स्तंभलेख में कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल और महासेन कार्तिकेय के मंदिर का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक स्वार्थवाह और निगम अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य भी करते हैं।
पल्लव काल की बात करें तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध हास्य ग्रंथ की रचना की थी। इसमें कापालिकों और बौद्धों पर व्यंग है। वकाटक वंश की बात करें तो रानी प्रभावती गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनका नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के पूना ताम्रपात्र से गुप्तों की वंशावली और भूमि दान की जानकारी मिलती है। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम ये नाटक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता शकों पर विजय की पुष्टि करता है। शशांक गौड़ वंश बंगाल का यह शासक कट्टर शैव था, जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष पीपल को कटवा दिया था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। अरब आक्रमण भारत में अरबों के प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसकी जानकारी अरबी भाषा में रचित चचनामा से मिलती है। कुषाण काल की उपाधि कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र कहा। ये उपाधि उन्होंने संभवतः चीनियों से सीखी थी। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ में यवनों यूनानियों के साकेत पांचाल और मथुरा तक आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अब हम देख लेते हैं 50 और वन लाइनर्स के जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा काल के निर्यात की बात करें तो हड़प्पावासी सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी और हाथी दांत की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर मेसोपोटामिया को निर्यात करते थे। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली कालीबंगा की लकड़ी की नालियों को छोड़कर लगभग सभी सिंधु नगरों में नालियां पक्की ईंटों की बनी थी और ढकी हुई थी। जिप्सम का प्रयोग होता था। समाधान के 3 प्रकार थे। कालीबंगा से 3 प्रकार के समाधान मिले हैं, एक पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान और तीसरा दाह संस्कार। टेराकोटा मॉडल लोथल से नाव के टेराकोटा मॉडल और फारस की मुहर प्राप्त हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की पुष्टि करते हैं। विशिष्ट साक्ष्य आमरी से गैंडे के साक्ष्य मिले हैं, जबकि गाय और सिंह के स्पष्ट साक्ष्य पूरी सिंधु सभ्यता से अनुपस्थित हैं। वैदिक नदियों की बात करें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का स्पष्ट उल्लेख है। गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। आर्य गंगा यमुना दोआब तक नहीं फैले थे। पंच महायज्ञ की बात करें तो गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य थे। ब्रह्म यज्ञ वेद और पाठ, देव यज्ञ हवन, पितृयज्ञ तर्पण, नृयज्ञ अतिथि सत्कार और भूत यज्ञ यानी कि पशु पक्षियों को भोजन कराना। ऋण क्या है? वैदिक काल में 3 ऋण माने गए हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य जन्म से ही इनसे बंधा होता है। अयोध्या नगर का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यव और व्रीहि ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए और व्रीहि का प्रयोग चावल के लिए हुआ है। स्त्रियों का उपनयन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अधिकार छीन लिया गया। जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर थे और इनको श्वेतांबर शाखा स्त्री मानती थी, जबकि दिगंबर शाखा उन्हें पुरुष मानती है। तो जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ 19वें जो थे उनको श्वेतांबर शाखा स्त्री मानती है, जबकि दिगंबर शाखा उन्हें पुरुष मानती है। महाभिनिष्क्रमण के पात्र बुद्ध के गृहत्याग के समय उनके घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम छन्ना था। बौद्ध शिक्षा केंद्र वल्लभी गुजरात हीनयान बौद्ध शाखा का प्रमुख केंद्र था, जबकि नालंदा महायान शाखा का। बौद्ध विहार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजकर बोधगया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जो उसे मिल गई थी। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो वास्तुकला का यह सबसे बड़ा भव्य मंदिर है और चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो वास्तुकला का ये सबसे भव्य मंदिर है और ये चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। प्रसिद्ध नाटक शूद्रक का मृच्छकट्टिकम संस्कृत साहित्य का एकमात्र नाटक है, जिसमें राजमहल के बजाय सामान्य जनता, व्यापारी, चोर, जुआरी को मुख्य पात्र बनाया गया है। तो मृच्छकट्टिकम किसका नाटक है? शूद्रक का है। यह संस्कृत साहित्य का एकमात्र नाटक है जिसमें राजमहल के बजाय सामान्य जनता, व्यापारी, चोर, जुआरी को मुख्य पात्र बनाया गया है। द्रविड़ शैली के भाग दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में विमान यानी कि शिखर पिरामिड के आकार का होता था और गोपुरम मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार होता था।
मौर्य अधिकारी धम्म महामात्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 5वें शिलालेख में यह वर्णित है। अशोक के गुहालेख। बराबर पहाड़ियों बिहार में अशोक ने आजीविकों के लिए सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार आदि गुफाओं का निर्माण करवाया है। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। गांवों के विवादों को निपटारा ग्राम वृद्ध नामक स्थानीय पंचायतें करती थीं। 7 वाहनों का व्यापार। 7 वाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो उसके समुद्र प्रेम का दर्शाता है। अमरावती का स्तूप। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित यह स्तूप 7 वाहनों द्वारा बनवाया गया और यह श्वेत संगमरमर के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। हिंद यवन कला। हिंद यवन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत की थी। उद्रंग एक प्रकार का जल कर था। यह स्थायी कृषकों पर लगने वाला मुख्य कर था। गुप्तकालीन कर क्या है? हिरण्य वह कर था जो अनाज के रूप में न लेकर नगद रूप में लिया जाता था। गुप्तों की राजकीय मुद्रा की अगर बात करें तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, जबकि सबसे अधिक प्रकार के सिक्के मयूर शैली सहित कुमार गुप्त प्रथम ने जारी किए थे। अस्पृश्यता के साक्ष्य की बात करें तो चीनी यात्री फयान के विवरण के अनुसार चांडाल समाज से बाहर रहते थे और अस्पृश्यता का ये चरम था। पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। वैनसांग छठी परिषद में शामिल हुआ था। चोल नौसेना। राजराज प्रथम ने अपनी मजबूत नौसेना से मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। चोल प्रांत की बात करें तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर मुम्मडी चोल मंडलम नाम का नया प्रांत बनाया था। चोल भूमि के प्रकार तो गैर ब्राह्मण किसान की भूमि वेल्ला नवगई और जैन संस्थानों को दी गई भूमि पल्लीचंदम और मंदिरों को दी गई भूमि देवदान कहलाती थी। वीरक्कल। संगम काल में वीरगति पाने वाले सैनिकों को की याद में नडुक्कल या वीरक्कल स्मारक पत्थर लगाए जाते थे। वेड़ी का युद्ध। संगम साहित्य में वेड़ी युद्ध का वर्णन है जिसमें चोल शासक करिकाल ने चेर और पांड्य सहित 11 राज्यों के संघ को हराया था। पल्लव वास्तुकला की 4 शैलियां। महेंद्र वर्मन गुहा मंदिर, मामल्ल रथ मंदिर, राजसिंह संरचनात्मक मंदिर और नंदी वर्मन शैली छोटे मंदिर। लिंग पूजा। भारत में शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट साहित्यिक वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन में सत्य को जानने के लिए 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, कर्म या भक्ति नहीं। पल्लव कला। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर उकेरा गया गंगा अवतरण पल्लव कला का प्रसिद्ध उदाहरण है। चालुक्य दूत मंडल। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पारसी ईरानी राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था, जिसका चित्र अजंता की गुफा में मिलता है, गुफा 1 में। प्रागैतिहासिक काल। महाराष्ट्र के नेवासा से मध्य पुरापाषाण काल के उत्कृष्ट उपकरण मिले हैं। इसे नेवासियन संस्कृति कहा जाता है। सिंधु घाटी। सुरकोटदा एक ऐसा स्थल है जो एक ही पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, फोर्टिफाइड। अलग अलग दुर्ग और निचला नगर नहीं थे यहाँ पर। वैदिक काल भूमि। वैदिक काल में उपजाऊ भूमि को उर्वरा और बंजर भूमि को खिल्य कहा जाता था। वैदिक काल में ऋग्वेद में धातु कर्मी को कर्मार और जुलाहे को वाय और नाई को बप्ता कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी थी और इन्होंने वैशाली में प्रवेश किया था। जैन धर्म की बात करें तो जैन साहित्य कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया और यह संस्कृत में था, जबकि अधिकांश प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में लिखे गए हैं। मौर्योत्तर काल की बात करें तो कुषाण काल में बामियान अफगानिस्तान बौद्ध मूर्तिकला पहाड़ को काटकर बनाई गई विशाल मूर्तियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जिसे बाद में तालिबान ने बमों से उड़ा दिया। गुप्त प्रशासन। पुस्तपाल गुप्त काल में भूमि हस्तांतरण का रिकॉर्ड रखने वाला मुख्य रिकॉर्ड कीपर होता था। पहाड़पुर ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था और इसकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, बाद में मदुरई बनी। प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो पंच सिद्धांतिका बारामिहिर की है।
इन्होंने इसमें 5 खगोलीय प्रणालियों का वर्णन किया है। पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पालिस और सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत सबसे सटीक माना गया है। तो आज का ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, आज मैंने प्रयास किया कि कठिन से कठिन प्रश्न भी जो आप सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं उनको भी शामिल किया जाए आपके इस सेशन में और इन नोट्स को पीसीएस लेवल का बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूं आपने सेशन को पसंद किया होगा, लाइक किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, लोअर पीसीएस बैच में उपलब्ध करवा दिया जाएगा और मैं एक और सेशन लेकर आऊंगा इस वीडियो के अलावा जिसमें सिर्फ वो प्रश्न होंगे जो सामान्यतः परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के भी, पुलिस एग्जाम के भी, पीईटी एग्जाम के भी और पीसीएस एग्जाम के भी। आज के इस सेशन में सबसे विशेष बात यह थी कि जो प्रश्न बहुत कम बार पूछे जाते हैं लेकिन पेपर जब कठिन बनाना होता है तो आयोग पूछ लेता है, तो उन प्रश्नों को आज मैंने शामिल किया है। दक्षिण भारत का काफी बड़ा इतिहास मैं आज इसमें शामिल करके लाया था। सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल और जितना वैदिक संस्कृति, जितना भी आपका गुप्त काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक का था, उन सबको लेकर आया हूं और व्यवस्थित नोट्स ये आपको दिए गए हैं। इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए और अपने एग्जाम का नाम लिखिए, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तैयारी करते रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको वन लाइनर पढ़ने को मिलेंगे, थ्योरी नोट्स पढ़ने को मिलेंगे, पीवाईक्यू एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारी योजना है कि आपको कम से कम 300 प्रश्न तीनों हिस्ट्री के करा दिए जाएं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के 300 प्रश्न, ऐसे ही आपको साइंस एंड टेक के 300 प्रश्न, ऐसे ही आपके पॉलिटी के 300 प्रश्न, ऐसे ही आपके अर्थव्यवस्था के 300 प्रश्न, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, यकीन मानकर चलिए।